नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। स्थानीय महम गेट स्थित रखेजा डायरी के संचालक पर अनेक लड़कों ने हमला कर दिया और उनकी दुकान पर जमकर तोड़फोड़ भी की। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुकान पर तोतू मैमे होने के बाद अगले दिन भारी संख्या में कुछ लोगों ने आकर हमला किया तो पुलिस भी असहाय से नजर आई। भिवानी के महम गेट पर कुछ बदमाशों ने रखेजा डेयरी पर जमकर तोड़फोड़ की। लाठी डंडों से बदमाशों ने दुकानदारों को भी घायल किया। घटना की शुरुआत रात के समय हुई जब कुछ बदमाशों ने रखेजा डेयरी पर पहले खाना मांगा। रोटी देने में जरा देर हुई तो उन लोगों ने पास दुकान में खड़ी एक लड़की के साथ छेड़छाड़ शुरू की। जब उन्हें रोका गया तो उन लोगों ने रात को दुकान के मालिक रमेश और उसके बेटे हिमांशु ने बीच बचाव किया, लेकिन उन लोगों ने हमला किया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सुबह सवेरे फिर से रखेजा डेयरी के संचालक ने दुकान खोली तो 8:45 बजे से करीबन 20 से 25 लड़के आए और दुकान पर हमला किया। हालांकि उस समय पुलिस भी वहां मौजूद थी, लेकिन पुलिस भी असहाय वहां खड़ी रही। सर, मेरा नाम हिमांशु है। मैं रखेजा स्वीट्स और रखेजा डेयरी का ओनर हूँ सर। और सर मेरा रेस्टोरेंट भी है क्राउन पिज़्ज़ा के नाम से। तो सर ये रात को कुछ ये लड़के ना खाना लेने के लिए आए। तो सर खाना ले रहे थे, वेट कर रहे थे सर 10-15 मिनट का। नॉर्मली सर वेट रहता है। तो हमारे वहाँ पे डोसा लगाती है लड़की, वो खड़ी थी, सावली लड़की है, वो लगा रही थी, वीडियो में भी है। तो उसके बाद सर उसके हाथ को गलत कमेंट पास करने लगे, चलती है ये पापा खड़े थे। वो बोला बेटा शर्म कर लो, बोला इतनी नहीं उठती तो इतनी क्यों पीते हो, इतना करके थोड़ी दूर चल के वहाँ से बोले तेरी छोरी ने उठा के ले जा, पी तो इतनी राखी है। फिर वापस चल के गए, तो शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है। इतना कहते वो लड़के मेरे पापा पे चिपट गए, धक्का मुक्की थप्पड़ मारने लग गए। मैं ऊपर जी कैश कलेक्ट कर रहा था जी, अपना रेस्टोरेंट का क्लोजिंग टाइम होता 10 बजे, 9:50 पे हम कोशिश करते हैं क्लोज कर दें। तो मैं आ रहा था जी, इतना आता फिर मेरी इनकी लड़ाई हुई। मेरी इनसे ये 3-4 लड़के थे, मैं अकेला था जी, मेरी खूब लड़ाई हुई इनसे, हाथापाई हुई। सर ये प्री प्लान करके आए थे कि मैं इनसे हाथापाई करूँ, लड़ाई करूँ। इतनी देर में सर उन्होंने घंटी मारी सर, 80-90 लड़के आके खड़े हो गए सर। मुझे एक बात बताइए, 10:30 बजे 11 बजे की तराल में कौन सर अपना बिस्तर छोड़ के सर लड़ाई करने के लिए आएगा। फिर प्लानिंग करके चला गया सर। जान पाने के लड़के थे, सुदामा MC और संजय मेंटल का लड़का आशू, डोबी के लड़के थे जी। ये एक नाम है, एक नकली नाम लड़का जी, सारे थे। इन्होंने हाथापाई करी सर। आप भरोसा करना, देखो सर मुझे जान से मारने की वो करी गई थी कोशिश, मेरी छाती पे इट मारी, देखो जी ये रही। दुकान के हिमांशु ने सारी घटना की जानकारी दी और कहा कि लगातार अब हमलावर उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस की मौजूदगी में ये घटना घटित हुई। सारा मामला CCTV कैमरे में कैद हो चुका है। घटना की सूचना पर विकास कृष्णन थाना क्षेत्र इंचार्ज, रणबीर सिंह सिविल लाइन थाना पुलिस इंचार्ज और भिवानी CID इंस्पेक्टर आजाद सिंह मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इस मौके पर पहुंचे DSP विकास कृष्णन ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कुछ लोगों ने एक मिठाई की दुकान पर हमला कर दिया। आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी हमें थाने में सूचना मिली कि यहाँ रखेजा डेयरी पे ऊपर झगड़ा हुआ है। कुछ उपद्रवियों ने आके 8-10 आदमियों ने आके यहाँ पे झगड़ा किया है और तोड़फोड़ की है। तो हम इसकी तफ्तीश के लिए यहाँ पे आए हैं और प्लस FIR हमने दर्ज कर ली है और जो मुजरिम उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसी घटना का कोई स्थान नहीं है। जिन्होंने भी ये कार्य किया है वो घोर निंदनीय है और जिला प्रशासन से मांग है कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और प्रशासन को भी है ना अपराधियों पे सख्त होना चाहिए, ना कि सिर्फ चालान काटने तक सीमित रहना चाहिए। प्रशासन का काम है अपराधियों पर नकेल कसे ताकि ऐसी की कोई घटना ना घटे भविष्य में। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो व्यापार मंडल अपनी बैठक बुलाकर आगामी रणनीति तैयार करके जैसे भी आंदोलन का सभी का विचार होगा आंदोलन के लिए कार्यरत रहेगा। भाई मेरे को तो अभी 1 घंटा पहले जो पता चला था, भाई रखेजा डायरी की दुकान बहुत पुरानी दुकान है हमारी इस शहर की, और अभी उन्होंने थोड़ा काम बढ़ा लिया होगा। तो पता नहीं किस समाज के कौन लोग थे, क्या तकलीफ़ है, क्या इनका रंजिश थी। ये कहते रात को भी कोई पैसे का झगड़ा हुआ है तो पैसे देने से मना किया। इन्होंने हाथ जोड़े कि जी कोई बात नहीं, 10 रुपये कम दे दो। लेकिन ये दुकानदारी में चलता है नरम गरम। लेकिन इस तरह की वाहियात की बात जो करता है ये कोई भी किसी भी समाज का व्यक्ति है, कोई भी है, चाहे बदमाश कितना ही बड़ा बदमाश हो, छुपने नहीं दिया जाएगा। DAP और यूरिया के उचित वितरण के लिए प्रत्येक स्तर पर टीम्स का गठन किया गया है और ये टीम्स वितरण के साथ साथ किसानों को जागरूक भी कर रही हैं। यह कहना था DDA आत्माराम गोदारा का। उन्होंने बताया कि खाद के साथ साथ यदि कोई भी व्यक्ति अन्य सामग्री देने की कोशिश किसानों को करता है तो उस पर उचित कार्यवाही की जाएगी।
खाद्य के साथ अन्य किसी सामग्री देने के लिए बाध्य करने पर होगी कार्रवाई। ये बात कहते हुए डीडी आत्माराम गोदारा ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा डीएपी और यूरिया के उचित वितरण करने के लिए जिला मुख्यालय, मंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें खाद के सही वितरण के साथ साथ किसानों को जागरूक भी कर रही है। किसानों को बताया जा रहा है कि डीएपी और यूरिया के साथ अन्य किसी सामग्री लेना अनिवार्य नहीं है। यदि कोई दुकानदार ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई दुकानदार ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और साथ ही साथ दुकानदार का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। प्राइवेट और सरकारी दुकानदारों को एक आदेश दिया जाता है कि जो भी खाद, डीएपी या यूरिया किसानों को बेच रहे हो, उसके साथ किसी भी तरह की कोई बीज की या कोई जिंक की या कोई सल्फर की दूसरे मटेरियल की देने की कोशिश ना करे। अगर कोई दुकानदार प्राइवेट हो या सरकारी दुकानदार हो, वो खाद के साथ, यूरिया के साथ या डीएपी के साथ ज़बरदस्ती किसानों को कोई दूसरा आइटम एज लाइक आप बीज है या जिंक है या सल्फर देगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मैं सभी दुकानदारों को एक बार फिर आह्वान करता हूं कि किसान भाइयों को उचित रेट पे और सही ढंग से खाद उपलब्ध करवाएं ताकि किसान अपनी फसल की बिजाई ढंग से कर सके और आप लोगों को भी किसी तरह की दिक्कत ना हो। अगर आपने किसी किसान के साथ ज़बरदस्ती देने की कोशिश की कोई दूसरा आइटम तो हम आप पे कार्रवाई अवश्य करेंगे। और हमने ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और आज हमने गांव लेवल पे भी टीमें बना दी है जो हर दुकान को चेक करेगी और ये भी सुनिश्चित करेगी कि किसान को सही उचित रेट पे डीएपी खाद और यूरिया खाद मिल रहा है। जिला कल्याण अधिकारी देवेंद्र कुमार के अनुसार प्रदेश सरकार की योजना के अनुसार अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याण हेतु अनुसूचित जाति के चौपालों में पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। इस कार्य के लिए जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस बारे में अधिकारी देवेंद्र कुमार ने विस्तार से जानकारी दी। सरकार द्वारा अनुसूचित जाति की चौपाल में पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा गांव की अनुसूचित जाति की चौपाल में पुस्तकालय स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी देते हुए जिला कल्याण अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार की योजना के अनुसार अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याण हेतु अनुसूचित जाति की चौपालों में पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे और पुस्तकालय के लिए चौपाल के अंदर कम से कम 2 कमरे उपलब्ध होने जरूरी है ताकि वहां पर पुस्तकों को रखने के साथ साथ पढ़ने की भी ढंग से व्यवस्था की जा सके। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पुस्तकालय स्थापित करने के लिए सहायता राशि संस्था सोसाइटी कल्याण अनुदान स्कीम के तहत दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जो भी संस्था गांव की चौपाल में पुस्तकालय स्थापित करना चाहती है वे सोसाइटी आगामी कार्यवाही के लिए सभी दस्तावेज सहित लघु सचिवालय स्थित जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क करें। ऐसी चौपालें जिनमें कम से कम 2 कमरे बने हुए हों, उनको पुस्तकालय अगर खोलने के लिए सरकार द्वारा 2 लाख रुपए राशि देने का प्रावधान किया गया है, जो कि पहले ऐसी सोसाइटियों को या संस्थाओं को दिए जाते थे जो एससी और बीसी संस्थाओं के लिए कल्याण के लिए कार्य करती है, उनको भी दिए जाते हैं। तो ऐसी पंचायतें जहाँ ऐसी चौपाल में 2 कमरे हों या उससे ज़्यादा कमरे हों और वो पंचायत उस में अगर पुस्तकालय खोलना चाहती है उस चौपाल में, तो वो अपना प्रस्ताव जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में भिजवाएं ताकि उनको 2 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करो। तो जो भी एक तो पंचायत की तरफ से प्रस्ताव होगा और जो अकाउंट होता है पंचायत का खुला हुआ वो होगा, पैन कार्ड, ये कागजात यहाँ जमा करवाने होंगे पंचायत। पुस्तकालय से मतलब ऐसी पुस्तकें जो आम आदमी को जिनसे ज्ञानवर्धक हो, अखबार भी हो सकते हैं, उसमें पुस्तकें भी हो सकती हैं, ज्ञानवर्धक पुस्तकें जिसमें छोटे से लेके बड़े वृद्ध व्यक्ति तक सभी को लाभ हो। कांग्रेस पार्टी द्वारा गांव-गांव में निकाली जा रही जन जागरण अभियान यात्रा के तहत सोमवार को नौरंगाबाद, बामला, फूलपुरा, कायला, बड़ाला, सांगा, उमरावत और कोंट इत्यादि गांवों का दौरा किया गया। बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के विरोध में की जा रही इस यात्रा के तहत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परमजीत मड्डू के साथ में अनेक कार्यकर्ता रहे और लोगों को जागृत किया।
बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस हाईकमान के निर्देश एवं पूर्व सांसद श्रुति चौधरी के मार्गदर्शन में गांव-गांव में निकाली जा रही जन जागरण अभियान के तहत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परमजीत सिंह मड्डू ने सोमवार को नौरंगाबाद, बामला, कायला, सांगा, उमरावत, कोंट आदि अनेक गाँवों का दौरा किया। मड्डू ने कहा कि किसान और कांग्रेस के बढ़ते दबाव के चलते आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और 3 काले कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को फसलों की एमएसपी लागू करनी चाहिए और आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिजनों की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी के अलावा जिन किसानों पर पुलिस केस बने हैं उन्हें तुरंत वापस लेने की घोषणा करनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के बारे में बारीकी से बताया। मड्डू ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान जहां घरेलू गैस सिलेंडर 425 रुपए के आसपास था, आज उसका मूल्य बढ़कर 900 रुपए हो गया है, जबकि पेट्रोल और डीजल के दाम जहां पहले 65 रुपए प्रति लीटर और 57 रुपए के आसपास थे, अब वो 100 रुपए को पार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ और सिर्फ विकास की बातें ना करके जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़वा रही है। ये आज जो अभियान आपने छेड़ा, क्या अभियान है, क्या संदेश दिया? ये हमारा अभियान 2 बातों के लिए है। पहला अभियान तो ये हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है हाईकमान की तरफ से और किरण चौधरी के दिशा निर्देश पर। आज हम तीसरा दिन हमें लगातार जो जन जागरण अभियान हम गांव-गांव के जाकर के लोगों को ये बात समझाते हैं कि भाई मोदी सरकार में महंगाई कितनी हुई, कांग्रेस में महंगाई कितनी कम थी। एक तो महंगाई का मुद्दा है, दूसरा बेरोजगारी का मुद्दा, दूसरा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। ये सब मुद्दों को लेकर हम जनता के सामने जा रहे हैं, घर घर हम लोगों को बताते हैं और गली गली हम जो है ना अपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से और किसानों के लिए जीत हुई जो किसानों की उसकी ये जो उसके बारे में लोगों को बताते हैं और पद यात्रा हम इस बात की जो कांग्रेस की तरफ से हमें वो दी गई है एक गाइडलाइन उसको निभा रहे हैं। जो है खुश होते हैं और लोग कहते हैं कि भाई अब की बार जो है ना अब मोदी सरकार को सबक सिखा देंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल और गैस के दाम जो पहले गैस होती थी 400 रुपये के आसपास अब 1000 रुपये की होगी और डीजल जो पेट्रोल था पहले डीजल होता था 65 के पास 60 के पास, अब वो 100 हो गया। पेट्रोल जो है पहले 70 होता था, अब वो 100 से पार हो गया। इस तरह की जो सारे मुद्दे हैं हम जनता को समझाते हैं, जनता बड़ा अच्छा उसका हमें वो देती है रिस्पॉन्स और जनता कहती है कि अब की बार हम कांग्रेस का साथ देंगे। स्थानीय वैश्य महाविद्यालय की एनसीसी यूनिट ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर जागरूकता अभियान चलाया और लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया। विशेष रूप से उन्होंने कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया और नियमों का पालन करते रहने की अपील की। वहीं स्टेशन मास्टर जी.के. त्यागी ने उनके प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा की। यूं तो कोरोना को सभी की सावधानियों के चलते काफी हद तक दूर किया जा चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत सावधानियां और बरत कर हम बाकी सभी समस्या को भी निजात पा सकते हैं। इसी मकसद से आज वैश्य विद्यालय की एनसीसी यूनिट ने नगर के रेलवे स्टेशन पर जागरूकता अभियान चलाया और स्टेशन स्टाफ के साथ साथ यात्रियों को भी जागरूक किया। कैडेट्स ने बताया कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और इसी के चलते उन्होंने आज लोगों को सावधानियां बरतने के लिए जागरूक किया है और मास्क भी बांटे। वहीं स्टेशन मास्टर जी.के. गुप्ता ने भी एनसीसी टीम के प्रयास को सराहनीय बताया। फ्रॉम वैश्य कॉलेज हम यहाँ पे कोरोना से रिलेटेड कैंप चला रहे हैं, जिसमें हमने पैसेंजर्स को मास्क डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। ये इसलिए करे हैं ताकि पैसेंजर्स अपनी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, वो कम हुआ है। इसलिए हमने एनसीसी वीक में फर्स्ट डे कोरोना से रिलेटेड रखा है। वेस्ट कॉलेज के एनसीसी कैडेट हैं, हमने अभी मास्क डिस्ट्रीब्यूशन की मुहिम चलाई यहाँ पर। क्या अभी कोरोना है वो कम हुआ है और लोग लापरवाह हुए हैं, तो हम लोगों को समझा रहे हैं कि अभी कोरोना सिर्फ कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। इसलिए हम उनको मास्क बांट रहे हैं। जो लोग लापरवाह हैं उनको कोरोना की जो गाइडलाइंस है वो समझा रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि 6 फीट की दूरी रखनी चाहिए, मास्क लगानी चाहिए। ये उनके परिवार सभी की जिम्मेवारी है, उनकी सभी की सिक्योरिटी के लिए, उनकी हेल्थ के लिए। तो ये अभियान कब से शुरू किया गया है? ये अभी हम एनसीसी वीक सेलिब्रेट करें 1 हफ्ते के लिए, इसलिए हमने शुरू किया है सर आज। तो कब कितना टाइम चलेगा? अब 1 हफ्ते तक है सर, ये एनसीसी वीक सेलिब्रेट करें। ये एक एनसीसी के द्वारा एक अभियान चलाया गया था कोविड-19 का, जिसके अंतर्गत उन्होंने काउंसलिंग भी किया और पैसेंजर्स को और रेलवे स्टाफ को उन्होंने मास्क वितरित किया। ये अच्छा काम है जो कि एनसीसी के द्वारा किया गया। आज एनसीसी वाले जो आए थे उन्होंने पैसेंजर्स को और स्टाफ को इसके बारे में जागरूक किया और मास्क भी वितरित किए पैसेंजरों को और स्टाफ को, रेलवे स्टाफ को जितना भी उपलब्ध था सबको।
जिले का गांव सुई एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार यहां के निवासी छोटी सी उम्र के खिलाड़ी हर्षित द्वारा अनेकों मेडल्स जीतने पर। जी हां, कराटे खिलाड़ी हर्षित ने मात्र 12 वर्ष की उम्र में करीबन 18 मेडल्स जीतकर अपने गांव और जिले का नाम रोशन किया है। इस मौके पर डीएसपी दिलीप कुमार समेत अनेक लोगों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। जिले के गांव सुई के हर्षित ने छोटी सी उम्र में ही मेडलों की झड़ी लगा दी है। हर्षित उसी सुई गांव का निवासी है जहां हाल ही में महामहिम राष्ट्रपति उनके स्वप्रेरित आदर्श गांव को देखने के लिए आए थे। हर्षित की बात करें तो हर्षित सब जूनियर में अब तक 19 मैच खेल चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि हर्षित आज तक कोई भी मैच हारे नहीं है। हर्षित ने अब तक 14 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल जीत लिए हैं। अब हर्षित आगामी 26 से 28 तक होने वाले नेशनल चैंपियनशिप में हरियाणा की ओर से सेलेक्ट हुए हैं। हर्षित और हर्षित के पिता और कोच का कहना है कि हर्षित एक दिन ओलंपिक में देश को गोल्ड मेडल जरूर देगा और उसका मकसद भी यही है। वहीं डीएसपी दिलीप कुमार ने भी हर्षित को सम्मानित किया और कहा कि हर्षित से पूरी उम्मीद है कि वे देश को मेडल दिलवाएंगे। कौन कौन से मेडल लिए? 19 मेडल है, 14 गोल्ड, 2 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। कराटे गेम है। कितने केजी में? -40। अब तक आप लगातार जीतते हैं, तो उसका श्रेय किसे देते हैं आप? क्या? जो श्रेय हमारे कोच हर्षित गहलोत से मैं गांव में आने के पश्चात मिला। मुझे इनके फादर से हर्षित के बारे में जानकारी मिली। बहुत होनहार बच्चा है और हरियाणा के लिए इसने बहुत नाम कमाया है। जितनी भी फाइट में एंटर किया उससे लेकर आज तक 19 मेडल बच्चे ने जीते हैं। एक भी हार नहीं का मुंह नहीं देखा, सबको धूल चटाई है। और ऐसे ही फ्यूचर में मैं बच्चे के लिए कामना करता हूं कि हमेशा एक के बाद एक बुलंदियों को ये छुए और एक के बाद एक हरियाणा के लिए मेडल लाता रहे। युवाओं को यही संदेश है कि जो भी अपना कार्य अपने हाथ में लेते हैं उसको पूर्ण ढंग से, अच्छे ढंग से, ठीक नतीजे में परिवर्तित करें। ये हर्षित गहलोत मेरा स्टूडेंट है और मेरा बेटा भी है। इसने अब तक सब जूनियर में 19 फाइट लड़ी हैं और 19 में से आज तक ये एक भी फाइट नहीं आ रहा है। 19 में से इसमें 14 गोल्ड मेडल जीते हैं, 2 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अभी हाल ही में कुरुक्षेत्र में सितंबर में कुरुक्षेत्र में चैंपियनशिप थी, स्टेट चैंपियनशिप, उसमें इसने गोल्ड मेडल जीता है। और अभी 26 दिसंबर को 26, 27, 28 दिसंबर को कोटा राजस्थान में नेशनल चैंपियनशिप में इसका हरियाणा की तरफ से सिलेक्शन हो चुका है। आगे क्या उम्मीद है? उम्मीद तो हमारी यही है कि हम जैसे हरियाणा सरकार की भी खेल पॉलिसी। अपनी मांगों को लेकर स्थानीय लघु सचिवालय के बाहर लंबे समय से आंगनबाड़ी वर्कर्स अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई हैं। उनका कहना था कि उनके धरने को करीबन 1 महीने से भी ऊपर का समय हो गया है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वो आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर होंगी, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। आंगनवाड़ी महिला वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय पर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से आंगनवाड़ी महिला वर्कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई हैं। अपनी मांगों को लेकर जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम लगातार अपना ज्ञापन भी भेज रही हैं। जब इस बारे में आंगनवाड़ी महिला जिला प्रधान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें एक सरकारी दर्जा मिलना चाहिए, बकाया वेतन मिले, वर्दी भत्ता मिलना चाहिए, सैलरी कम से कम 30 से 35 हज़ार होनी चाहिए। इन बातों को लेकर वे लगातार 1 महीने से लघु सचिवालय पर धरने पर बैठी हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती वो अपने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी रहेंगी। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि तकरीबन 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है और वो शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी नुमाइंदा उनसे बात करने के लिए नहीं आया है। अब उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आमरण अनशन पर बैठेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। वीडियो कंप्लीट। 1 अक्टूबर 2021 से हमारा डीसी कार्यालय पे लगातार धरना हर जिले में चला हुआ है, पूरे हरियाणा में। और 22 जुलाई से माननीय जो हमारी विभागीय मंत्री हैं उनके आवास के आगे 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना चला हुआ है। मुख्य मांगे एक तो ये है जी, जो हमारा विभाग निजीकरण में किया जा रहा है, एनजीओ के अंडर में दिया जा रहा है, उसका हम विरोध करते हैं। एनजीओ के अंडर में हम काम नहीं करेंगे। ऑनलाइन पोषण ट्रैकर का काम हम नहीं करेंगे, इससे हमारा दोहरा काम होता है। पहले रजिस्ट्रों में काम करो और फिर ऑनलाइन काम करो, ये दोहरा काम हम नहीं कर सकते। और जो 2018 में हमारा समझौता हुआ था, 1 महीना हमारा लगातार धरना चला था और माननीय मुख्यमंत्री
मनोहर लाल खट्टर के साथ समझौता होकर हमारा धरना उठाया गया था, लेकिन आज तक उन मांगों को लागू नहीं किया गया है। तो जब तक हमारा ये निजीकरण बंद नहीं होगा, 2018 का समझौता हमारा लागू नहीं होगा और हमारे एक बहन को कमला दौरा कैथल जिला प्रधान है जो, उसको रंजिश तहत टर्मिनेट किया गया है, उसको बहाल नहीं करेंगे। और हमारी नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर रखे हैं धरना उठवाने के लिए, वो रद्द नहीं करेंगे तब तक हमारा धरना ऐसे ही चलता रहेगा। सरकार है ना बिल्कुल ये झूठे नारा आश्वासन दे रही है कि हमने महिलाओं के सम्मान में ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम तो इतने वो बोलिए सरकार से कि हमें अपने जो काम करते हैं उसका भी पूरा रोज़गार नहीं दे रही। घर चलाना हमें इतना मुश्किल हो रहा है कि इस महंगाई के टाइम में हम अपने दाल रोटी का गुजारा भी नहीं कर पा रहे। और आज तो हमें 2 महीने हो गए हम रोड के ऊपर बैठे हुए हैं और हमारी बहनें 22 जुलाई से बैठी हुई हैं। आज सरकार जो काम किया था उसका भी नहीं दे रही और अब तो दे कहाँ गई। हम महंगाई के ज़माने में बहुत तंग हो रही है, घर का काम नहीं चल रहा जो दे रही है उससे। ये सिर्फ एक दिखावा और ढोंग है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बचाओ और पढ़ाओ, रोड के ऊपर बिठाओ। इस सरकार ने तो ये कर रखा है, लेकिन इनके मान सम्मान के जो कुछ बोलती है वह कुछ नहीं कर रही है। इस महंगाई के ज़माने में हम क्या करें, रोड पर नहीं बैठे तो सरकार से आप मांग क्या करते हैं? हम सरकार से मांग है कि हम जिसे जो काम लिया जा रहा है उसका पूरा खामियाजा तो दिया जाए, कि मैं मेहनत आना तो दिया जाए, लेकिन जो काम कर देना होता वो भी नहीं देती, जो बढ़ाया था वो भी नहीं दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे 1500 और 750 हेल्पर वर्कर के बढ़ाए थे, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल साफ मना कर दिया कि आपको ये भी नहीं मिलेगा। क्या हमारे घर में कोई खर्च नहीं है क्या? हम अपनी इस महंगाई के ज़माने में हम क्या करें? हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।